सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। अब हम क्विक रिवीजन पर चल रहे हैं क्योंकि सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों ने एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया। जो अब एग्ज़ाम है उसमें एमसीक्यूज़ ज़्यादा आने, तो हम एनसीईआरटी की बुक पेज बाय पेज जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। तो आज की जो इस वीडियो है उसमें हम लेसन संघवाद, जिसे हम फेडरलिज्म भी कहते हैं, उसके जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वन वर्ड या फिलिंग द ब्लैंक बन रहे हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, लेसन संघवाद। 10th सिविक्स लेसन है संघवाद। देखिए संघवाद क्या होता है? जब सत्ता दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हों, संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। एक सरकार पूरे देश के लिए और दूसरी फिर राज्यों के लिए होती है। लेकिन भारत में त्रिस्तरीय सरकार को अपनाया गया। तीसरी है गाँव में पंचायत, शहरों में नगर निगम या नगर पालिकाएं। ठीक है जी। तो संघवाद का अर्थ क्या हो गया? दो स्तर पर सरकारें, एक पूरे देश के लिए और दूसरी राज्यों के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? इसमें एक ही स्तर की सरकार होती है, बाकी इकाइयां उसी के अधीन काम करती हैं। अब देखिए बेल्जियम में किस तरह की सरकार है? वहाँ पर संघीय शासन प्रणाली है। और श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। देखिए उसका उदाहरण, तो संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण बेल्जियम, एकात्मक का श्रीलंका उदाहरण है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? 193 देश हैं देखिए दुनिया में, उनमें से जो 25 देश हैं उसमें संघीय शासन व्यवस्था है और इसमें 40% जनसंख्या पूरे विश्व की रहती है इन 25 देशों में। ये आपके अगले एमसीक्यू हैं कि 193 में से कितने ऐसे देश हैं जिसमें संघीय शासन व्यवस्था? तो 25, और उसमें कितनी जनसंख्या रहती है? 40% जनसंख्या विश्व की। देखिए जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं उनके अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अधिकारों का स्पष्ट वितरण किया गया है। संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? देखिए एक तो देश की एकता को बढ़ाना और दूसरा विविधता का सम्मान करना। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला देश की एकता बनाए रखना और दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर कितनी तरह से गठित होती है? दो तरीके से गठित होती है। पहला, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई बनाया जाता है। इसका उदाहरण है अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो इसके अलग अलग राज्य हैं वो इसके अधीन होकर ही काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? इसमें आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। मतलब भाषा, धर्म के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए जाते हैं। फिर सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किया जाता है। इसके उदाहरण है भारत, बेल्जियम और स्पेन। तो ये दो हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। देखिए भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? आपका आंसर है राज्यों का संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं
तो उसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया? राज्यों का संघ, मतलब बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना। इस समय हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे मिलकर हमारा अखंड भारत बना हुआ है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन, पंचायतें और नगर पालिका, जो तीसरा स्तर है। जो संविधान है उसमें शक्तियां केंद्र और राज्य में बांटी गई हैं और 3 सूचियों में बांटी गई हैं। सबसे पहले संघ सूची देखिए। संघ सूची में कितने विषय हैं? आपका आंसर होगा 97। तो देखिए कौन कौन से विषय इसमें? प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, राष्ट्रीय महत्व के मामले इसके अंतर्गत आते हैं। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसे? सिर्फ केंद्र सरकार को। ये देखिए, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे? केंद्र सरकार को। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगली है राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषय कौन से हैं? देखिए, पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि आदि इसके विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो ये आपका अगला प्रश्न हो गए। अगली है समवर्ती सूची। समवर्ती में देखिए कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार। इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन अगर दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार का जो बना हुआ कानून है वो मान्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है कि कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है, लेकिन दोनों में अगर टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो अब तक हमने देखा कि जो संघीय शासन व्यवस्था उसमें शासन 2 स्तरों पर होता है, केंद्र और राज्य। लेकिन भारत में त्रिस्तरीय, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएं भी शामिल हैं। जो शक्तियां हैं उसका विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती। इनके विषय आपको बताए गए हैं। ये देश के महत्वपूर्ण विषय, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। इसमें राज्यों से संबंधित पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। और तीसरे वाले में ऐसे विषय जिस पर कि दोनों ही कानून बना सकते, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि। यहाँ तक आप सबको क्लियर? देखिए अब तो जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था। ठीक है जी। देखिए जो राज्य ऐसे जिनका ना तो आकार बहुत बड़ा प्रांत बन सके, ना ही इतना छोटा कि उसे विलीन किया जा सके, तो उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इन पे शासन चलाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। देखिए भाषाई आधार पर राज्य कब से बनने शुरू हुए? 1950 के दशक के बाद कई राज्यों की सीमाएं बदली गई। जो एक ही भाषा बोलने वाले थे उन्हें अलग से राज्य बना दी, जैसे हरियाणा और पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। अब देखिए अगला जो आपका एमसीक्यू है, हिंदी कितने फीसदी लोगों की मातृभाषा है? तो आपका आंसर है 40%। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22। हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम है तो इन 22 भाषाओं में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं केंद्र सरकार की किसी पोस्ट के लिए पेपर देने में।
सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक की अनुमति थी? 1965 तक। उसके बाद अंग्रेजी को बंद करना था। कौन सा ऐसा राज्य है जो हिंदी का विरोध करता है? तमिलनाडु। ये अब भी अंग्रेजी को मान्यता देता है। अगला प्रश्न, भारत में गठबंधन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1990 के बाद से जितनी भी सरकारें बनी हैं सब गठबंधन की सरकारें बनी हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोगों ने अपनी मातृभाषा लिखवाई? 1300 से अधिक मातृभाषाएं दर्ज करवाई गई हैं। जब गणना हुई उसमें मातृभाषा की गणना की गई तो 1300 भाषाओं की गणना की गई। जब उन्हें समूहबद्ध किया गया तो भी 121 प्रमुख भाषाएं बन रही हैं, लेकिन संविधान में मान्यता कितनों को दी गई है? 22 को। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 1300 से अधिक भाषाओं को लोग अपनी मातृभाषा कह रहे हैं। जब उन्हें समूहबद्ध किया गया तो 121, और जबकि मान्यता कितनी को है? 22 को। ये आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का आंकड़ा दिया गया है कि असमिया कितने लोग बोलते हैं? 1.26, बांग्ला 8.3, बोडो। देखिए जो सबसे अधिक बोली जाती है वो है हमारी हिंदी, 43.63%। और जो सबसे कम बोली जाती है वो है कोंकणी। संस्कृत बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन जो इन सब में से कम बोली जाती है वो है कोंकणी और मैथिली। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1 नवंबर 1956 को। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए सबसे अधिक है। विकेंद्रीकरण, जो तीसरा स्तर है पंचायतें, उन्हें कब लागू किया गया? 1992 में। महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 1/3। देखिए पंचायत चुनाव हो या नगर निगम, 1/3। मान लीजिए हम कहते हैं 12 सीटें हैं तो 12 में से 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर। ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नगर पालिका, नगर निगमों, ग्राम पंचायतों में कितने लाख लोगों का चुनाव होता है? 36 लाख लोगों का देखिए चुनाव होता है हमारे देश में। चलिए, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने कवर कर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।